हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। क्लास 11 की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने डिटेल में बात कर लिया है कि कैसे कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेज, एनोड रेज, चार्ज बाय मास रेशियो, एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी निकल करके आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने जो सवाल उठाया, सवाल क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है एनर्जी के फॉर्म में इमिट्स होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव बोल रहे थे। जो कि थ्योरी हमने वेव थ्योरी भी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जाना, उसके पार्टिकल नेचर के बारे में भी समझा। पार्टिकल नेचर को ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम लोग समझते हुए आज लेक्चर नंबर 4 में आए हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक था, अभी तो ड्रॉबैक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाने पर एनर्जी इमिट्स करता है, एनर्जी बाहर निकालता है, तो थक जाएगा, पाथ कम होगा, पाथ कम होते होते वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो बोर ने, नील्स बोर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसका जवाब दिया और अपनी थ्योरी को बेस्ड बनाया। अपनी थ्योरी को किस बेस पर रिप्रेजेंट किया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर। प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी है वो भी लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। खासकर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो मेन पॉइंट ये था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं निकलती, एनर्जी निकलती है डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे हम क्वांटम बोलते हैं। विजिबल लाइट के लिए उसे हम लोग फोटोन बोल रहे हैं। तो ये जो एनर्जी इमिट्स हो रही है डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में निकलेगी, छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में निकलती है, और ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग मैं आपको समझा चुका था कि एनर्जी निकलेगी तो हमेशा h न्यू के मल्टीपल में। h क्या था? प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। उसी h न्यू को हम hc अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हैं। हमेशा इसी के मल्टीपल में निकलने वाली है। एक एच न्यू या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू या 4 एच न्यू, इनके बीच में कोई लेवल नहीं है, एनर्जी का कोई लेवल नहीं है। मैंने आपको शायद एक आध बार और इस तरह की बातों को एक्सप्लेन किया है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं। मैं आपसे कहूं या आप पहले स्टेप में रहेंगे या तो आप दूसरे स्टेप में रहेंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि पहले और दूसरे स्टेप के बीच में खड़े होकर के दिखाइए, तो भाई हवा, पहले और दूसरे स्टेप के बीच में कुछ नहीं है, कहां आप खड़े होंगे? कोई लेवल नहीं है। या तो पहला स्टेप होता है या तो दूसरा स्टेप होता है, या तो तीसरा होता है या चौथा होता है। उनके बीच में तो कोई लेवल नहीं है, उनके बीच में तो कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पर आप खड़े हो जाएं। वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एनर्जी का मीनिंग है कि एनर्जी जब निकलेगा या तो 1 एच न्यू होगा या तो 2 एच न्यू होगा, उसके बीच में कोई और लेवल नहीं होता है। तो इसी थ्योरी को बेस्ड बना करके बोर ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो बोर ने ये वाला झंझटी खत्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने पर एनर्जी को इमिट्स करेगा। उन्होंने कहा कि भैया वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन एक सर्कुलर पाथ पर, जिसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट, उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शेल बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर मॉडल, बहुत कुछ पढ़ेंगे बोर मॉडल में। इससे हम लोग रेडियस का डेरिवेशन करेंगे, एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं और ढेर सारा न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये फिजिक्स में भी मिलने वाला है। सब कुछ डिस्कस करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एवरीथिंग। तो एक लॉन्ग वीडियो हो सकता है मैं आप तक इसको 2 या 3 पार्ट्स में पहुंचाऊं। ठीक है, तो बने रहिएगा नीट विद्यालय के साथ। ठीक है, चलो भाई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एक सर्कुलर फिक्स्ड पाथ पर, जो कि ऑर्बिट है, शेल है, या उसी को हम एनर्जी लेवल कहेंगे। और उन्होंने कहा कि इसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ये फिक्स्ड एनर्जी का ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड एनर्जी वाला लेवल है। इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, ना तो वो एनर्जी इमिट्स करेगा और ना एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये झंझट ही खत्म कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने पर एनर्जी इमिट्स करता है। उन्होंने कहा जब तक इस सर्कुलर ऑर्बिट में है, जब तक इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल में है, तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, और ना ये तो
एनर्जी इमिट्स करने वाला है और ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करने वाला है। एनर्जी इमिट्स करेगा तो कब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो कब करेगा, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। तो पहला पॉइंट उनका पोस्टुलेट्स का यही था कि वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी कांस्टेंट है उसमें वो चक्कर लगा रहा है, जिसे उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। उन्होंने कहा भैया ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन क्या सभी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? नहीं। एक कंडीशन उन्होंने बताया जिस कंडीशन पर सवाल उठे, और यही बोर मॉडल का एक ड्रॉबैक भी है। आगे चलकर के जब ड्रॉबैक्स में बात करेंगे तो उसमें इस वाले पोस्टुलेट्स का भी जिक्र होगा, जिसके बारे में बोर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारे फिक्स्ड ऑर्बिट हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहे हैं, यानी जिसकी एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में चक्कर लगाए ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं। जैसे भाई मान लो ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो मैं अगर इसके मोमेंटम के बारे में बात करूं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाता है? मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है अगर v वेलोसिटी से, v स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसका मास m है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर वो r रेडियस वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर निकलता है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू r। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो कह रहा है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। यानी ये इक्वेशन mvr = nh/2π, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, वरना नहीं। जिस ऑर्बिट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी उसमें वो रिवॉल्व नहीं करेगा। तो इस पोस्टुलेट्स का कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन या इसके पीछे का जो लॉजिक है, इन सब के बारे में बोर ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए ये एक ड्रॉबैक भी माना जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है mvr = nh/2π, जिसमें से आपको पता है h क्या होता है? h तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और n क्या है? n आप कह सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू रहेगा। इंटीजर वैल्यू यानी आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सब पूरा कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। इसी n को बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलेंगे शेल, या इसी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल, या आगे चल करके। चलिए नेक्स्ट आइए। अब उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जिस डेफिनेट एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहा है उसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसमें वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा, ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा। तो ऐसे ऑर्बिट को मैं पहले ही बता चुका हूं स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब इस केस में हो क्या रहा है वो देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो जब चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भैया ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दीजिए चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दीजिए, mv²/r होता है। और क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम करेगा, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट भी कर रहा है। न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम पा रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा। पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो F की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? आपके पास फॉर्मूला होता है K × Q1 Q2/r²। तो
अब देखो mv स्क्वायर बाई आर, तो k q1 क्या हो गया, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, तो मान लो अगर मैं इसको q1 मान लूं और इसको q2 मान लूं तो इसका चार्ज कितना होगा, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Z इंटू ई से। भाई ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है E के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो हमें नहीं पता ना कितने प्रोटॉन हैं, वो तो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, तो एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज की वैल्यू, अगर एक एटॉमिक नंबर है तो 1 इंटू ई, दो एटॉमिक नंबर है मतलब दो प्रोटॉन होंगे तो 2e के बराबर चार्ज होगा, तीन एटॉमिक नंबर है इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर तीन प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज E, तो तीन प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 3e। ठीक है, तो ये Ze न्यूक्लियस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या मानते हैं, E मानते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 जहां रख देंगे तो Ze इंटू E कितना हो जाएगा, Ze स्क्वायर अपॉन R। ये इक्वेशन है, ये दो फोर्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उसी में गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, बाहर नहीं निकल जाता है या न्यूक्लियस के अंदर नहीं चला आता है, और फिक्स्ड एनर्जी में गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी भी इमिट्स नहीं कर रहा है और ना तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी इमिट्स नहीं कर रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा है, ना तो एब्सॉर्ब कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस खींच भी नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से बोर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, अब उन्होंने एक बात और बताई कि भैया चलो ठीक है, न्यूक्लियस किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट पे यानी किसी एक एनर्जी लेवल में, जिसको मैं बोल रहा हूं E1, उसमें चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और एक और उस एनर्जी लेवल है E2। ठीक है, E2 इज ग्रेटर देन E1 यानी हायर एनर्जी लेवल। E2 को मैं दिखा रहा हूं हायर एनर्जी लेवल, यानी जहां पर एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या हो गया, E1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। ठीक, और मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, बाहर से इस पर लाइट टकराई, लाइट टकराने का मतलब फोटोन इस पे टकराया, या कहीं से भी इसको एनर्जी मिली, जरूरी नहीं कि फोटोन से मिल रहा हो, कहीं से भी एनर्जी मिली, फोटोन की एनर्जी hν, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को, इस फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करने के बाद ये आएगा एक्साइटेड स्टेट में, यानी एनर्जी बढ़ गई। तो जब एनर्जी बढ़ जाती है एब्सॉर्ब करने पर, यहां पे एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपने लेवल को छोड़ करके, E1 लेवल को छोड़ करके वो चला जाएगा अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल में, जहां पहले था उससे ज्यादा एनर्जी लेवल में, यानी E1 से E2 पहुंच गया। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन, यानी वो E1 से जा रहा है E2 लेवल पर। तो हम कहेंगे कि कितना एनर्जी डिफरेंस आया, यानी ये ट्रांजिशन कितने का हुआ, ये जो E1 से लेकर E2 के बीच का गैप है, एनर्जी गैप, ये कितना है, तो इसको हम निकालेंगे डेल्टा E करके। और कैसे निकालते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इन E1 से E2 गया, E1 इनिशियल है, E2 फाइनल है, तो हम लिख रहे हैं E2 माइनस E1, और हमें पता है E2 हायर एनर्जी लेवल है और E1 कम, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा E किस में आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। पॉजिटिव में आने का मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड हुई है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, और एनर्जी एब्सॉर्ब करने पर वो लो लेवल से हाई लेवल में चला जाएगा, या कह सकते हैं इसको ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं या लो लेवल बोल सकते हैं। इसकी एनर्जी कम है और एनर्जी कम से वो हायर एनर्जी वाले में चला गया। क्या होने पर, एनर्जी एब्सॉर्ब करने पर। डेल्टा ई कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो डेल्टा ई है यानी एनर्जी गैप है, E1 से E2 के बीच का जो गैप है, E1 से जो E2 जंप कर रहा है, इसको जो फोटोन इस पे टकरा रही है, यानी जहां से भी जो एनर्जी मिल रही है, जैसे इस केस में मान लो फोटोन से मिल रही है, तो फोटोन की एनर्जी जो hν से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फोटोन की एनर्जी इस डेल्टा E के बराबर होनी चाहिए। यानी ये जो hν टकरा रहा है वो इक्वल होना चाहिए किसके, डेल्टा E के। डेल्टा E का मतलब ये जो गैप है E1 से E2 के बीच का गैप, इस गैप के बराबर होना चाहिए फोटोन की एनर्जी, तभी ट्रांजिशन शो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लो लेवल से जंप करेगा और कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। तो उतनी एनर्जी दोगे ना तभी तो उतना जंप करेगा। जो ये गैप है
अगर कम एनर्जी मिली तो भैया वो जंप कहां कर पाएगा, और जंप करेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां था तो यहां, मान लो यहां तक पहुंचा, तो बीच में तो कोई लेवल है ही नहीं। यही तो कहलाता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। ऐसा नहीं कि थोड़ी एनर्जी दिया तो चलो भैया यहां से जंप करके यहां पर पहुंच गया, यहां पर कोई लेवल है, फिर थोड़ी सी एनर्जी मिली तो यहां पर पहुंच गया, फिर और एनर्जी मिली, टुकड़ों में वो एनर्जी लेता रहा और लेते लेते पहुंच गया वो E1 से E2 तक। E1 से E2 के बीच में कोई तीसरा लेवल नहीं है, तो थोड़ी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए E1 से E2 के गैप के बराबर। इतनी एनर्जी दो कि भैया ये जंप करके यहां पहुंच जाए। टुकड़ों में एनर्जी देने से कोई फायदा नहीं होगा कि हाँ भैया थोड़ा सा दिए, एब्जॉर्ब किया, चलो बैठा हुआ है, या थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। या तो वो E1 पे रहेगा या तो E2 पे रहेगा। E1 से E2 तभी जाएगा जब E1 से E2 के बीच जितना एनर्जी गैप है जो मैंने निकाला है डेल्टा E, E2 माइनस E1, वो बराबर होना चाहिए जितनी फोटोन उस पर टकरा रही है, जितनी एनर्जी की, यानी डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, या इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। डेल्टा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये सब पढ़ करके हम लोग आ रहे हैं रेडिएशन में, ईएमआर के अंदर, वेव्स की प्रॉपर्टी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, यानी वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो आपके एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये पहला केस है एनर्जी के को एब्सॉर्ब करने वाला। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं जहां पर वो क्या काम करेगा, एनर्जी को इमिट्स कर रहा है। ठीक है, मान लो एक E1 लेवल है और एक E2 लेवल पे, इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 लेवल में है और ये E1 लेवल है। ठीक है, अब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी क्या कर दे, इमिट्स कर दे, इमिट्स करने का मतलब है कि बाहर निकाल दे, उत्सर्जित कर दे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। अच्छा, इतने अमाउंट में बाहर निकलनी चाहिए कि वो इस एनर्जी गैप के बराबर रहे, तभी तो वो E2 से गिर करके किस में आ जाएगा, E1 में, यानी वो हायर लेवल से कहां चला आएगा, लोअर लेवल में। तो ये जो गैप है, ठीक है, वो कितने का गैप है, डेल्टा E इक्वल टू क्या लिखते हैं, फाइनल लेवल माइनस इनिशियल लेवल। तो इसका फाइनल लेवल कौन है, फाइनल लेवल E1 है, क्योंकि था वो E2 में, E2 से गिर रहा है E1 में, E2 से आ रहा है E1 में, तो E2 इसका इनिशियल लेवल, E1 क्या है, फाइनल लेवल। तो फाइनल माइनस इनिशियल लेवल, E1 माइनस E2। और पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि E2 इज अ ग्रेटर देन E1, यानी E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है, E2 लेवल ज्यादा है E1 से। ठीक है, तो जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो भैया ये कम और ये ज्यादा माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। यानी ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा E निगेटिव में आने वाला है। ठीक है, और इससे वो हायर लेवल से कहां गिराएगा, लोअर लेवल में चलाएगा। ठीक है, यहां पर भी वही बात है, जितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है उतनी एनर्जी इस ट्रांजिशन के, यानी इस एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो E2 से गिर के सीधे E1 पर आएगा, क्योंकि बीच में कोई और लेवल नहीं है। ये नहीं कि भैया थोड़ा सा एनर्जी खर्च किया, थोड़ा सा एनर्जी बाहर निकाला, तो E2 से वो जंप करके यहां कहीं रुक गया, यहां पे रुक गया, चलो यहां रुक करके थोड़ा आराम कर लेगा, फिर थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकालेगा, फिर थोड़ा दूर आएगा, फिर थोड़ा दूर आएगा, तब टुकड़ों में पहुंचेगा E2 से E1। ऐसा नहीं होता है, E2 से E1 के बीच में कोई लेवल ही नहीं है। यही कहलाता है एनर्जी क्वांटाइज्ड होना, या तो वो E2 में रहेगा, या तो E1 में रहेगा, या तो और किसी दूसरे एनर्जी लेवल में रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट। तो इन सबको एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन देता हूं आपको कि बोर ने क्या कहा कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर डेफिनेट एनर्जी वाले कुछ पाथ हैं, कुछ जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, और जब तक इस स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को इमिट करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाला है, क्योंकि जब वो एनर्जी को इमिट करता है तब वो हायर से लो लेवल में आता है, और जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो वो लो लेवल से हायर लेवल में चला जाता है, यानी जिस लेवल में रहेगा उससे ज्यादा वाले लेवल में चला जाएगा।
तो उतनी ही फोटोन इस पे गिरनी चाहिए, उतनी ही वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जिससे वो एक से दूसरे के बीच में जाए, यानी दो लेवल के बीच की जो एनर्जी गैप है उसके बराबर ही उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू या डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी mvr वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब या तो 1h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई या 3h अपॉन 2 पाई। n जो होगा वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, और वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वहां पर उसका सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दीजिए, केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आप फिजिक्स के टर्म में जो स्पेसिफिक इसको बोलिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, केमिस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं। जो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कितना होता है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसकी वैल्यू है kZe²/r। यहां मैंने बकायदा निकाल कर दिखाया है, आगे जरूरत पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे, बार बार याद रखेंगे कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचता है तो कितने अट्रैक्शन फोर्स से खींचता है उसकी वैल्यू है kZe²/r। आपने k पढ़ रखा होगा 1/4, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं पीछे 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलो भाई इतना पॉइंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बोर मॉडल के हेल्प से, यानी बोर ने जो अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, जो पोस्टुलेट्स दिए, उनके हेल्प से हम ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस यानी ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ, बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हमने बराबर कर रखा था kZe²/r²। यही तो था। अच्छा, यहां पर r² है, यहां r² नहीं लगा है, kZe²/r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हो गया, और बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r। तो हम चाहे तो यहां से r से एक r कैंसिल कर सकते हैं, तो kZe²/r इक्वल टू mv²। ये बन चुका है इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, पीछे हम लोग ने पढ़ करके आए हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में तभी चक्कर लगाएगा जब एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के बराबर होने वाला है, तभी तो लगाएगा। एक काम करते हैं, mr को नीचे ले आते हैं, तो v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr, v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr। यहां पे स्क्वायर कर लो बोथ साइड, v² इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर m² और r²। और इस वेलोसिटी यानी v² की वैल्यू उठा करके रख दीजिए यहां पर, यहां पर रख दीजिए उठा करके, साथ साथ देखते चलिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, kZe²/r इक्वल टू m इंटू v², n² h² अपॉन 4 पाई² m² r²। फिर से यहां कुछ कैंसिल होने वाला है, देखिए r से एक r कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो भाई और देखो, अब एक काम करते हैं, ये जो r बचा हुआ है इस r को इधर ले चलो, और ये जो kZe² है वो नीचे ले चलो, तो n² h² अपॉन 4 पाई², एक m बचा हुआ था, kZe² नीचे आ जाएगा। क्या कैंसिल हो सकता है यहां से, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कैंसिल हो सकता, सब तो कैंसिल कर लिए। ये आपका आ गया रेडियस का एक जनरल फॉर्मूला, n² h² अपॉन 4 पाई² m kZe²। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर देखो कौन, ये जो टर्म है क्या क्या है, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n आप समझ चुके हैं, नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ शेल।
या उसी को एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, कई बार बता चुके हैं आपको। H क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14 रख लीजिए। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। k की वैल्यू अभी आपको बताया ही है 9 इंटू 10⁹। z क्या है, z आपका एटॉमिक नंबर है या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब ये जितनी वैल्यू नोन है वो सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, और रख करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू सीधे सीधे आने वाली है 0.529 इंटू एन स्क्वायर और नीचे एक z, क्योंकि ये दो वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि n की वैल्यू n कोई सा भी हो सकता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो n तो वेरिएबल था ना, n की वैल्यू नहीं पता है, और z किसी भी एटम को लेकर के बात कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर, कौन सा एटॉमिक नंबर, यानी किस एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं। बोर मॉडल का ये दूसरा भी लिमिटेशन था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर भी वेरी कर सकता है, और ये जो वैल्यू हमने निकाला है ये निकाला है एंगस्ट्रॉम। तो R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको मीटर वगैरह में बनाना रहेगा तो 10⁻10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हमारा मेन फॉर्मूला ये निकल करके आया। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं देखूं तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, मैं एन स्क्वायर बाई जेड भी लिख सकता हूं। ठीक है, यानी अगर n की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो R भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं Z बढ़ाऊंगा तो क्योंकि उल्टा रिलेशन है तो R की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो r यानी रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी साइज भी बढ़ेगा। r रेडियस यानी साइज को रिप्रेजेंट करता है। और z किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा यानी न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो धीरे धीरे रेडियस कम होने लगेगा। तो देखो z बढ़ने पर r कम हो जाता है। ये जो Z है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता चलाएगा, जिससे धीरे धीरे सिकुड़न आएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यानी रेडियस कम हो जाता है। ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था Z यानी एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर। बोर मॉडल की ये लिमिटेशन है कि बोर ने ये जो मॉडल रिप्रेजेंट किया वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर दिया या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, बोर मॉडल उसी पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप कहोगे इसके अलावा कैसे वन इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपसे बात करूं हीलियम, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैं प्लस लगा लूं तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया, हीलियम प्लस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी दो इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। या इसी तरीके से मैं बात करूं लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन के नंबर है 3, 2 निकाला तो कितने बच जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, तो मैं 3+ लिख दूं तो इसमें भी कितने बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। वैसे बेरिलियम 3+ आना डाउटफुल है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो दे पाना बहुत रेयर केस है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उन्हीं के लिए बोर मॉडल क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, सारे पोस्टुलेट्स लिख रखे हैं, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से लिख रखे हैं कि आपका पूरा प्रॉपर नोट्स बने। जो क्लास 11th में है उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है, और जो क्लास 12th वगैरह में है या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत कायदे से नोट्स वगैरह दिया गया है, बढ़िया से लिखिए, डेरिवेशन भी किया गया है। ठीक है, चलिए अब हमने रेडियस तो फॉर्मूला बना लिया है,
कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं इस बेस पर। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करें तो R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है तो मैं सीधे यहां 1 रख दूंगा, तो बार बार z रखने की जरूरत नहीं है। एंगस्ट्रॉम में आएगा R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। बस इतना सा मैं हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट निकालते हैं। कह रहा पहले ऑर्बिट के लिए यानी n की वैल्यू 1 रखनी है तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, ये तो यही आने वाला है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या काम करेंगे, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी 4 आ जाएगा। 0.529 इंटू 4, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 36 और 8 9 10 11, ठीक है 20 20 1 21 यानी 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तीसरे ऑर्बिट के लिए कह रहा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरे ऑर्बिट के लिए कह रहा है तो 0.529 इंटू एन का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 0.529 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा 81। ठीक है, 8 हुआ 18, 18 8 26 और 45, 45 2 47, 4.761। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप निकाल सकते हैं R4 इक्वल टू 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 0.529 इंटू 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आप हाइड्रोजन एटम के लिए Z आपको निकालने की, भाई तो Z तो 1 होता है तो बार बार रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर। चलो भाई और देखते हैं कोई क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि if radius of third Bohr orbit of lithium 2 plus ion is 108.2 picometer, then what is the radius of second Bohr orbit of beryllium 3 plus ion? ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले लिथियम 2 प्लस आयन के लिए बात कर लेते हैं। लिथियम 2 प्लस आयन के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट यानी n की वैल्यू 3 है और z क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3 होता है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा r दे रखा है, रेडियस दे रखा है 108.2 पिकोमीटर। ठीक है, यानी r इक्वल टू 108.2 इंटू 10 द पावर -12। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख लूं 108.2 इंटू 10 द पावर -2, 10 द पावर -10 इंटू 10 द पावर -2, कोई दिक्कत। अब ये जो 10 द पावर -10 है वो किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 108.2 इंटू 10 द पावर -2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पॉइंट को उधर ले आओ तो R इक्वल टू हो जाएगा 1.082 इंटू, बस हो गया काम, एंगस्ट्रॉम। ये आ गया लिथियम 2 प्लस के लिए। पहले मैं यूनिट बना लिया क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इसी एंगस्ट्रॉम के टर्म में दे रखा है। ठीक है, चलो भाई लो, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नहीं भी निकालते तो बेरिलियम 3 प्लस आयन का आंसर भी पिकोमीटर के टर्म में आ सकता था। इसको आप कंपैरिजन से कर सकते हैं, जैसे मैं लिथियम 2 प्लस के लिए क्या लिख सकता हूं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसी तरीके से बेरिलियम 3 प्लस के लिए भी क्या लिख सकता हूं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो क्या बन जाएगा, आर लिथियम 2 प्लस और आर बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लिया जाए इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। चलो लिथियम की वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड हो गया 3 डिवाइडेड बाई बेरिलियम के लिए एन और जेड क्या हो गया, एन दे रखा है सेकंड, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है और बेरिलियम का जेड क्या होता है 4 होता है, तो हम यहाँ रख सकते हैं 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिथियम 2 प्लस का रेडियस और बेरिलियम 3 प्लस का रेडियस इक्वल टू 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, और इंटू 4 और नीचे भी क्या आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो लिथियम 2 प्लस आयन इक्वल टू 3 इंटू आर बेरिलियम 3 प्लस।
ठीक है, कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखे हो, चाहे पिकोमीटर में सॉल्व कर रहे थे तो पिकोमीटर में कर लो, मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना यहाँ पर सिखा दिया, जरूरत पड़ेगी तो उससे कर लो। चलो पिकोमीटर में कर लो, 108.2 इक्वल टू 3 इंटू आर बेरिलियम 3+। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर लेना, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 9 और 1 बचा 18, 36 पॉइंट। ठीक है, और ये एक 2 है तो फिर 20 हो जाएगा, ये तुम्हारा 36 पॉइंट और 06 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 36.06 के आसपास। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+, और 36.06 क्या आ जाएगा, पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पिकोमीटर में कर रहे थे, एंगस्ट्रॉम में लेकर चलते तो ये वाला रख करके चलते। ठीक, तो पूरा पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो लेकर करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि वो वाला वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, 0.529 वाला वैल्यू, तो वो तो कैंसिल ही होना है। सीधे सीधे हम लोग रिलेशन वाले से काम कर सकते हैं, n² से। चलो भाई नेक्स्ट और देखो, कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। ठीक है, तो चलो काम करते हैं, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन पहले निकालते हैं, n²/z। n कितना दे रखा है, 2, 2²/z। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, चलो अब बेरिलियम 3+ के लिए कह रहा है तो n²/z, n कितना हो गया, थर्ड ऑर्बिट कह रहा है तो 3 का स्क्वायर, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो r हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय r बेरिलियम 3+ इक्वल टू 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3² यानी 9/4, 4 चला जाएगा ऊपर, r हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय r बेरिलियम 3+ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी होता है इसके बेस पर क्वेश्चन, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। और देखो, चलो भाई अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, एक डेरिवेशन करेंगे कि और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वेलोसिटी देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि mvr इक्वल टू nh/2 होता है, तो वेलोसिटी बस निकल गई, nh/2 m इंटू r, तो वेलोसिटी इक्वल टू nh/2 और m हो गया, m हो गया, और r का वैल्यू जो हम लोग ने सॉल्व किया था n²h²/4πm kZe², मेरे ख्याल से यही था, एक बार चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, जो r की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी n²h²/4π² kZe²। ठीक है, सही भी है। चलो यहां से देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो सकता है, देखो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से 4π² था ना, 4π² है, 4π² जी, 4π²। ठीक है, ये π² है, तो एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m से m भी कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना, जो बचा है सब लिख लो, v इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा, 2π kZe² और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच रहा है, एक n बचेगा और एक h बचेगा, nh। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2π kZe²/nh। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब इसको क्या काम करना है, इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है, पाई की वैल्यू पता है 3.14, ठीक है, के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9, जेड नहीं पता रहेगा। ठीक है, ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एच की वैल्यू हमको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आने वाली है 2.188 इंटू 10⁻6 में लेकर के चलेंगे, और ऊपर बचेगा z और नीचे बचेगा n। ठीक है, और ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के टर्म में। अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड के टर्म में निकालना चाहते हैं तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻6 की जगह पर क्या हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब यूनिट के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन किस यूनिट में आपसे पूछ रखा है, मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व
करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक बात चेक करें, तो वो क्या है कि रेडियस जो हमने किया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड होता है, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड बाई एन के। तो अगर मैं सिर्फ एन के साथ रिलेशन देखूं तो एन बढ़ाने पर डायरेक्टली रिलेशन है तो रेडियस बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट रिलेशन है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब अगर न्यूक्लियस से काफी दूर जाकर के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एन बढ़ने पर यानी न्यूक्लियस से दूर होने पर, साइज बढ़ने पर, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और अगर z के बारे में बात करें, अगर हम z बढ़ा रहे हैं तो z बढ़ाने पर r कम होगा, लेकिन z के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है यानी पास ला रहा है, जितना पास आएगा ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमेगा यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। ठीक है, एन के साथ उल्टा रिलेशन है, लेकिन जेड के साथ सीधा रिलेशन है, जेड बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है भाई, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या है। देखो भाई सरकमफ्रेंस को 2 पाई r से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है, 3.322 इंटू 10⁻10 मीटर दे रखा है। ठीक है, 10 मीटर। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब हमसे क्या पूछ रखा है, वेलोसिटी पूछ रखा है। एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लें, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई। तो mvr, mv को काम करते हैं 2 पाई को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा mv 2 पाई r इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां बचेगा सिर्फ h। अच्छा, 2 पाई r आपको डायरेक्ट दे रखा है 3.322 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखते हैं। मास हो गई इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी हमको निकालना है, 2 पाई r की वैल्यू है 3.322 इंटू 10⁻10 और h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब नीचे ले चलिए, 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3.3, 2 हटा देते हैं, 10⁻10। ठीक है, ये देखो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में -34, ये -31 -10 -41, -41 ऊपर जाएगा तो बनेगा आपका +41, ऊपर जाने पर ये +41 बन जाएगा। यानी हम इसको और सॉल्व करें तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 9.1 इंटू 10⁻34 प्लस 41। ठीक है, तो अब ये कितना होने वाला है, 7 प्लस 7। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 बाई 9.1 इंटू 10⁻7, ये किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो भाई इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये भी आ गया भाई, सरकमफ्रेंस का यूज करके भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इफ द वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है, v1 दे रखा है 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम इसको क्या काम कर सकते हैं, v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, z बाई n, तो हम इसको z1 और n1 लिख लें। इसी तरीके से दूसरी वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम z2 डिवाइडेड बाई n2 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके साथ में मल्टीप्लाई था 2.188 इंटू 10⁶ मीटर वाला या 10⁸ सेंटीमीटर वाला, वो तो कांस्टेंट रहेगा, जब रेशियो लेंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो v1 बाई v2 इक्वल टू z1 बाई n1, इसके लिए पहला ऑर्बिट था और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1, z की वैल्यू तो 1 फिक्स है। ठीक है, तो 1 बाई n1 यानी 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, किसके लिए पूछ रहा है, रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट, z2 वो 1 ही है हाइड्रोजन एटम के लिए, n2 क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो v1 की वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई v2, और ये कितना आ गया, 1/1/2 यानी आ गया 2। तो v2 इक्वल टू कितना आ गया, v2 इक्वल टू आ गया 2.19 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, इसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है,
1.09 इंटू 10⁸ यानी V2 आ गया 1.09 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। आसानी से कर सकते हैं अगर रेशियो वाला काम करें तो ठीक है भाई लोग, ये हम लोग ने रेडियस देख लिया अच्छे ढंग से, डेरिवेशन भी कर लिया, फॉर्मूला भी जान लिया, जनरल फॉर्मूला भी और ऐसा फॉर्मूला भी कि जो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सके। रिलेशन क्या है वो भी देख लिया कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर वैल्यू 2 में रेशियो लेना आपको बताए क्वेश्चन कि इतने ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में इतना है तो इस ऑर्बिट में बताओ, तो डायरेक्ट रेशियो लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो रेडियस का कर रहे हो चाहे हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं।